वेलकम टू ऑंकल स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सूक्ष्म शिक्षण या फिर माइक्रो टीचिंग को डिस्कस करेंगे, जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में सीटेट, सुपरटेट, डीएसएसबी, पीआरटी या फिर केंद्रीय विद्यालय किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इससे आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जिससे हमारे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। तो सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण को समझते हैं। क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण? बहुत आसान सी परिभाषा है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा हम लोग शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करते हैं या कर सकते हैं। शिक्षकों में शिक्षण कौशलों के विकास के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो शिक्षक बहुत सालों तक अगर पढ़ाता रहेगा तो उसके अंदर बहुत सारे शिक्षण कौशलों का विकास हो जाएगा। कैसे शिक्षण कौशल? जैसे कि श्यामपट्ट कौशल हो गया, पुनर्बलन कौशल हो गया, प्रश्न प्रवाह कौशल हो गया, प्रस्तावना कौशल। इस प्रकार के बहुत सारे कौशल होते हैं। अगर शिक्षक एक लंबे समय तक पढ़ाता रहेगा तो इस प्रकार के उसके अंदर कौशल का विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा इन सब कौशलों का विकास डायरेक्ट एक टीचर में पहले दिन से ही कर सकते हैं। मतलब कि जिस दिन शिक्षक अपनी पहली क्लास ऑफिशियली लेगा या औपचारिक रूप से अपनी पहली क्लास लेगा तो वो इन सब कौशलों के साथ क्लास में बच्चों के सामने जाएगा, तो इस प्रकार उसको कभी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग ये समझते हैं शिक्षण कौशलों के विकास के लिए कौन सी विधि उपयोगी होगी, तो वो विधि होगी सूक्ष्म शिक्षण विधि। अच्छा, सूक्ष्म शिक्षण विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है? विद्यार्थियों के लिए? बिल्कुल नहीं। ये किसके लिए प्रयोग होती है? ये केवल शिक्षकों के लिए प्रयोग होती है। शिक्षकों के अंदर क्या करती है? शिक्षण कौशलों का विकास करती है। ज़रा हम लोग एक बार समझते हैं शिक्षण कौशल क्या होता है, और उसके अलावा जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियाँ और शिक्षण क्या होता है, ज़रा हम लोग हल्का सा रिवीजन इसका करते हैं। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण का अर्थ टीचिंग होता है। इसका मतलब ये होता है ज्ञान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। शिक्षण विधियाँ क्या होता है? जो ज्ञान प्रदान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी कि जैसे कि आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, जो अलग अलग तरीके होते हैं ज्ञान प्रदान करने के, उनको क्या कहते हैं? शिक्षण विधियाँ या फिर टीचिंग मेथड्स कहते हैं। शिक्षण सूत्र क्या होता है? एक शिक्षक क्लास में पढ़ाते समय बहुत सारे सूत्रों का प्रयोग करता है, जैसे सरल से कठिन, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, आगमन से निगमन, मूर्त से अमूर्त। इस प्रकार के बहुत सारे सूत्रों को अपने दिमाग में रखता है, ध्यान में रखता है। इनको कहते हैं शिक्षण सूत्र। तो जो शिक्षक सूत्र अपने ध्यान में रखता है उसको क्या कहते हैं? शिक्षण सूत्र। जिन तरीक़ों से शिक्षक एक क्लास में पढ़ा सकता है एक टॉपिक को, उन सारे तरीक़ों को क्या कहते हैं? शिक्षण विधियाँ। और ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया हमारी होती है शिक्षण। अब बात करते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल होता है विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं जो एक शिक्षक क्लास में उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाओं का, यानी कि अपनी आवाज़ का उतार चढ़ाव, प्रस्तावना कैसे बोलना है, और प्रश्न करने के तरीके या प्रश्न प्रवाह कैसे करना है, कौन सा प्रश्न पहले करना है, कौन सा प्रश्न बाद में करना है, ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या लिखना है, और बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है। तो ये इस प्रकार के जितने भी कौशल होते हैं, जिस प्रकार के जितने भी विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं शिक्षण कौशल या फिर टीचिंग स्किल। तो यहाँ पर एक शिक्षक बनने से पहले शिक्षण कौशल का या बहुत सारे शिक्षण कौशलों में एक शिक्षक का निपुण होना ज़रूरी है कि नहीं? बिल्कुल है, ज़रूरी। शिक्षण कौशलों में निपुण होना ज़रूरी है, बिल्कुल है। जब इन शिक्षण कौशलों में निपुण होना ज़रूरी है तो उन शिक्षण कौशलों का विकास क्यों ना बीएड और बीटीसी करते समय ही एक शिक्षक के अंदर करा दिया जाए? तो बिल्कुल करा दिया जाए। कैसे कराएंगे? हम लोग कराएंगे सूक्ष्म शिक्षण विधि के द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण विधि के द्वारा एक शिक्षक के अंदर बहुत प्रकार के कौशल होते हैं। जैसे कौन कौन से कौशल हो सकते हैं? श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल, प्रस्तावना कौशल। इस प्रकार के और भी कौशल हैं। एनसीईआरटी ने लगभग 19 प्रकार के कौशलों की चर्चा की है, और एक हमारे शिक्षाविद हैं, उन्होंने 13 प्रकार के कौशलों की चर्चा की गई है। तो हम लोग एग्ज़ाम में ये भी याद रखेंगे, एनसीईआरटी ने कितने कौशलों की बात की है? 19 कौशलों की। और बीके पासी जी ने कितने कौशलों की बात की है? उन्होंने बीके पासी ने बात की है 13 प्रकार के कौशलों की। अभी हम लोग ये बीके पासी को देखेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार के 13 कौशलों की बात की गई थी।
तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा जो बहुत प्रकार के कौशल या फिर विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं होती हैं एक टीचर के अंदर, उसको सिखाने के लिए हम लोग सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं इन सूक्ष्म शिक्षण विधि के अंतर्गत करते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं एक सामान्य कक्षा में कितने विद्यार्थी होते हैं, लगभग 40 से 50 विद्यार्थी होते हैं। अगर 40 से 50 विद्यार्थियों के सामने एक ट्रेनी टीचर या फिर एक प्रशिक्षु टीचर या फिर एक बीएड बीटीसी करता हुआ टीचर जाएगा तो क्या वो अपने अंदर कोई कला का विकास कर पाएगा? आसानी से बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो हम लोग ये 40 से 50 जो विद्यार्थी हैं, इतने विद्यार्थी ना रखें, केवल 5 से 10 विद्यार्थी बैठा देंगे और उस टीचर से कहेंगे कि भैया आप जाओ पढ़ाओ। आपको पढ़ाना क्या है? एक बहुत छोटा सा टॉपिक, जैसे कि जल पढ़ाना है और जल क्या होता है इतना पढ़ाना है, जल क्या है और जल के उपयोग क्या हैं, बस ये 2 बातें। तो उससे हम ये उसको बता देंगे, छोटी सी पाठ योजना का निर्माण कर लो। और एक सामान्य शिक्षण में क्या होता है, एक पूरी पाठ शिक्षण योजना का निर्माण करो। पाठ योजना का निर्माण किया जिसमें जल क्या है, जल के उपयोग क्या हैं, जल प्रदूषण क्या है, जल कहाँ कहाँ मिलता है, स्वच्छ जल, भारी जल, प्रदूषित जल। तो इस प्रकार की सारी चर्चाएं होती हैं। और यहाँ पर जो क्लास होती है, सामान्य क्लास 40 से 50 मिनट की होती है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत क्लास कितनी होती है? 5 से 10 मिनट की। तो इस प्रकार हमने समझा सामान्य क्लास को पूरी तरह से डाउन स्केल अगर कर दिया जाए, मतलब केवल उसमें 4 से 5 विद्यार्थी बैठा दिए जाएँ या 10 विद्यार्थी बैठा दिए जाएँ और टीचर को कहा जाए कि इस बार आपको प्रस्तावना कौशल अच्छे से रखना है या प्रश्न प्रवाह कौशल पे खूब अपना काम करना है, अच्छे से प्रश्न प्रवाह कौशल आपका रहे ताकि बच्चों के सामने प्रश्नों को सुनने में कोई असुविधा ना हो, समझने में कोई असुविधा ना रहो। तो एक टीचर इन सब कौशलों में से 1, 2 या 3 कौशल पे अच्छे से ध्यान रखेगा और केवल उन कौशलों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। अच्छा, ज़रा एक बात ये बताएंगे, सूक्ष्म शिक्षण जो क्लास होती है उसमें लगभग कितने बच्चे होते हैं? उसमें लगभग 5 से 10 बच्चे होते हैं। सामान्य क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 40 से 50। ज़रा दूसरी बात बताएंगे कि सामान्य क्लास में कितने समय का कालांश होता है या कितने टाइम के लिए पढ़ाया जाता है, कितने टाइम का पीरियड होता है? वो होता है हमारा 40 से 50 मिनट का। और जो सूक्ष्म शिक्षण की क्लास होगी वो कितने समय के लिए होगी? वो होगी हमारी 5 से 10 मिनट के लिए। ठीक है। यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर जो सूक्ष्म शिक्षण में जो बैठे हुए विद्यार्थी होंगे, वो जो ट्रेनी टीचर होगा उसके कोलीग्स होंगे, उसके साथ के ही लोग होंगे और वहाँ पर कुछ टीचर या कुछ और एक्सपीरियंस टीचर बैठे होंगे इस पाठ योजना का और इन कौशलों का निरीक्षण करने के लिए। अगर टीचर पढ़ा रहा है, मान लेते हैं वो पढ़ा रहा है, उसने श्याम पट्ट पे लिखते समय यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से लिखना शुरू किया और बच्चे उसके इस साइड में बैठे हैं, तो क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल सही तरीका नहीं है। श्याम पट्ट कौशल में लिखने का तरीका एकदम ऊपर से शुरू होगा। तो इस प्रकार की गलतियों का निरीक्षण करेगा और उसका जो फीडबैक है एक एक्सपीरियंस टीचर देगा। इस प्रकार ट्रेनी टीचर इन सब अपनी गलतियों को सीख जाएगा। कहाँ पर सीख जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण के दौरान। ठीक है, ये तो बात हो गई, हमने ये समझ लिया कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण होता है जिसमें हम लोग शिक्षकों के कौशलों का विकास करते हैं। किस प्रकार के कौशल का? श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल, प्रस्तावना कौशल। अच्छा, कैसे करते हैं? हम लोग क्लास के साइज़ को कम कर देते हैं, 5 से 10 विद्यार्थी, समय को कम कर देते हैं। ठीक है, पाठ योजना को भी बहुत छोटा कर देते हैं, तो हम लोग कम करते हैं। तो यहाँ पर हमने इतना समझ लिया। ज़रा और भी बातें देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की जो चर्चा थी पूरे विश्व में कब की गई? तो वो की गई हमारी 1961 में। 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की उत्पत्ति हुई। अच्छा, कब उत्पत्ति हुई? 1961 में। ज़रा बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण कब किया गया? 1963 में नामकरण किया गया। ये सूक्ष्म शिक्षण है किसके द्वारा दिया गया?
एचिसन, रॉबर्ट बुश और एलन। इसके पहले की क्लास में जब हमने शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने एक टेबल देखी थी, उसमें लगभग हमने सारे प्रतिपादकों के नाम याद करा दिए थे। ज़रा उनको देख लेंगे, प्लेलिस्ट में होगा। ज़रा हमको बताएंगे सूक्ष्म शिक्षण की उत्पत्ति कब हुई? 1961 में हुई। इसका नामकरण कब हुआ? 1963 में हुआ। किन शिक्षाविदों ने इसका आविष्कार किया? एचिसन, रॉबर्ट बुश और एलन। रॉबर्ट बुश इसमें से काफ़ी मुख्य थे। रॉबर्ट बुश हम लोग याद रखेंगे, रॉबर्ट बुश, एचिसन और एलन। ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई उत्पत्ति की, नामकरण की और किन प्रतिपादकों ने इसका नामकरण किया और इसकी उत्पत्ति की। ये जो बात थी 1963 की, जब ये सूक्ष्म शिक्षण की चर्चा पूरे विश्व में चल रही थी, तो भारत में भी सोचा गया कि भैया इतनी सूक्ष्म शिक्षण की चर्चा हर तरफ चल रही है, तो भारत से भी दो लोग को, एक तिवारी जी थे और एक ये कृष्ण तिवारी जी थे और ये बी के पासी थे। ये दो शिक्षाविदों को भेजा गया। कहाँ भेजा गया? जिस यूनिवर्सिटी में ने सूक्ष्म शिक्षण विधि को आविष्कार किया था, सूक्ष्म शिक्षण विधि का आविष्कार किया गया था, वहाँ पर बी के पासी जी को और कृष्ण तिवारी जी को भेज दिया गया। ठीक है, सॉरी, इनको भेज दिया गया और कहा गया आप लोग जाइए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और पूरी रिसर्च करके आइए कि क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण विधि, वो इतनी ज़्यादा सफल क्यों हो रही है, क्या वो भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू की जा सकती है कि नहीं। यदि लागू की जा सकती है तो वो भी बताइए, और अगर नहीं लागू की जा सकती है तो क्या उसमें कुछ हम लोग मॉडिफिकेशन करें, उसके बाद इसे लागू कर सकते हैं। तो ये बी के पासी जी और कृष्ण तिवारी जी गए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लगभग 7 साल तक वहाँ पर रहे, खाए पिए, मौज किया और पूरे उसको रिसर्च किया और समझा। और 1975 में जब ये लोग लौट के आए इंडिया में, तो इन्होंने एनसीईआरटी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया। इन्होंने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण तो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है अपने भविष्य के बनने वाले टीचरों की स्किल को डेवलप करने के लिए। उनके अंदर बहुत प्रकार के शिक्षण कौशलों का विकास हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ इन्होंने जुड़कर एक शिक्षण प्रोजेक्ट बनाया और उन्होंने बताया, बी के पासी जी ने बताया, लगभग 13 कौशलों का विकास हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी ने उसमें सुधार किया। उन्होंने बताया कि लगभग हम लोग 19 कौशलों का विकास कर सकते हैं। वो 19 कौशल या फिर वो 13 कौशल किस प्रकार के कौशल होंगे? ये इसी तरह के होंगे, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल, प्रस्तावना कौशल। अब हमारे एग्ज़ाम में ये 19 कौशलों की चर्चा नहीं की गई है। हमारे एग्ज़ाम में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग 19 कौशलों को पढ़ें और रटें। हम लोग को क्या समझना है, केवल यहाँ पर कौशलों का विकास किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 13 कौशल, ये 13 संख्या हमें याद रखना है और यहाँ पर 19 संख्या याद रखना है और हमारे एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में कितने प्रकार के स्टेप होते हैं। तो हमने देखा कि बी के पासी जी ने सूक्ष्म शिक्षण के 6 पद बताए थे। ठीक है, और ये सारे पद चक्रीय थे। जरा हम देखते हैं, इन 6 पदों को देखते हैं। पहला पद है हमारा पाठ्य योजना, फिर शिक्षण, तीसरा है हमारा प्रतिपुष्टि, फिर पुनर्पाठ्य योजना, फिर इसके बाद पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि और फिर से पाठ्य योजना। ये सारे पद एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा, छठे के बाद पाठ्य योजना फिर से। यानी कि सारे पद चक्री हैं और कितने पद हैं? 6 पद हैं। ज़रा एक बात हमें ये बताएंगे, बी के पासी जी ने कितने शिक्षण कौशलों की बात की थी? तो हमारा आंसर होगा 13 शिक्षण कौशलों की बात की थी। और कितने पद बताए थे? 6 पद बताए थे। ज़रा बताएंगे एनसीईआरटी ने कितने पदों के बारे में चर्चा की थी? 19 पदों के बारे में। सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हमारे शिक्षकों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? उनके अंदर शिक्षण कौशलों का सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस बात के लिए? शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, अब मुख्य बात ये है कि ये जो शिक्षण कौशल थे या सूक्ष्म शिक्षण था, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में कितने मिनट के लिए प्रयोग किया गया था? तो उसका आंसर होगा 36 मिनट। बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, 36 मिनट। जो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत जो पूरा सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया होगी वो कितने मिनट की प्रक्रिया है? 36 मिनट की। और इसमें पद कितने हैं या फिर कितने स्टेप हैं? तो हमारे 6 स्टेप हैं। बहुत आसान से स्टेप है, ज़रा इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे और यहीं पर याद कर लेंगे, कहीं इसको दोबारा रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ्य योजना निर्माण, दूसरा है शिक्षण प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि।
तो ये हैं हमारे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कहीं भी शिक्षण करने कोई शिक्षक जाएगा तो वो एक पाठ योजना तो बनाएगा ही बनाएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, पाठ योजना निर्माण। दूसरा, जब वो क्लास में जाएगा तो शिक्षण कार्य करेगा, तो दूसरा हमारा स्टेप हो गया शिक्षण। तीसरा, सूक्ष्म शिक्षण में हमने देखा कि पीछे एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर बैठा रहता है जो हमारी गलतियों को बताएगा शिक्षण करते समय या सूक्ष्म शिक्षण करते समय। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, प्रतिपुष्टि। बस यही 3 स्टेप अगर हमने याद रखे तो बाकी के 3 स्टेप हमें अपने आप याद हो जाएंगे। अगर प्रतिपुष्टि में एक्सपीरियंस टीचर ने ये बताया कि भाई शिक्षण में ये कमी है, तो हम लोग उस कमी को सही करने के लिए फिर से पाठ योजना बनाएंगे, यानी कि यही वाले स्टेप को फिर से प्रयोग करेंगे। पुनः पाठ योजना, उसके बाद फिर पुनः शिक्षण, यानी कि सेकेंड स्टेप को फिर से रिपीट करेंगे, पुनः शिक्षण। तीसरी बार में फिर से हम प्रतिपुष्टि का इंतज़ार करेंगे, फीडबैक का इंतज़ार करेंगे कि हमारा फीडबैक क्या है। तीसरा स्टेप या आखिरी स्टेप क्या होगा, पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये तीनों बार हमने देखा पुनः लगा दिया गया, तो हमारे 3 स्टेप बन गए 6 स्टेप। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, पाठ योजना निर्माण। दूसरा क्या होगा, शिक्षण। तीसरा क्या होगा, प्रतिपुष्टि। अब इसके बाद क्या है, प्रतिपुष्टि अगर हमारी निगेटिव हुई तो पुनः पाठ योजना निर्माण, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। तो हमारे 6 स्टेप एकदम आसान हैं, ज़रा हम लोगों को याद भी हो गए। अब ये जो 36 मिनट हैं इनको हम लोग को इसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं, जब भी सूक्ष्म शिक्षण करने कोई शिक्षक जाएगा तो पाठ योजना का निर्माण तो घर से करके आएगा। तो यहाँ पर हमने कोई समय नहीं दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर पाठ योजना निर्माण में कोई भी समय कालांश नहीं दिया गया है। पाठ योजना निर्माण क्योंकि घर से करके आएगा। फिर शिक्षण करने का कितना मौका दिया जाएगा, कितने मिनट दिए जाएंगे शिक्षण करने के लिए, केवल और केवल 6 मिनट दिए जाएंगे। कितने मिनट दिए जाएंगे, 6 मिनट दिए जाएंगे। और उसके बाद जो फीडबैक देने वाला एक्सपीरियंस टीचर है वो कितने मिनट में फीडबैक देगा, तो वो देगा हमारा 6 मिनट में फीडबैक देगा या फिर प्रतिपुष्टि देगा। अगर हमारा पाठ गलत हुआ, सही से शिक्षण कार्य नहीं हो पाया या कुछ कौशलों में प्रशिक्षु शिक्षक असफल रहा, तो फिर से पाठ योजना निर्माण का मौका दिया जाएगा। तो जो पाठ योजना निर्माण करेगा वो कितने मिनट में करेगा, 12 मिनट में। ठीक है, 12 मिनट, यानी कि पुनः पाठ योजना निर्माण है या फिर पाठ योजना निर्माण है, सबसे ज़्यादा समय जो देगा वो पुनः पाठ योजना निर्माण में दिया जाएगा। उसके बाद फिर से शिक्षण करेगा तो फिर से कितने मिनट में शिक्षण करेगा, फिर से 6 मिनट में करेगा। फिर से प्रतिपुष्टि होगी तो वो कितने मिनट में होगी, वो भी 6 मिनट में होगी। तो इस प्रकार हमने देखा शिक्षण कार्य 6 मिनट में हुआ, प्रतिपुष्टि 6 मिनट में हुई, पुनः पाठ योजना 12 मिनट में, पुनः शिक्षण 6 मिनट में और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। इन सबको अगर हमने जोड़ दिया, 6 दूनी 12, 24, 6 30 और 6 36, टोटल हमारे हो गए 36 मिनट। ज़रा हमें एक बात ये बताएंगे, शिक्षण कार्य को कितने मिनट दिया गया। तो शिक्षण कार्य हमारा कितने मिनट में दिया गया, शिक्षण कार्य को हमारे 6 मिनट के लिए दिया गया। प्रतिपुष्टि कितने समय में देगा, 6 मिनट में देगा। पुनः शिक्षण कार्य 6 मिनट में, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट में। अच्छा, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पुनः पाठ योजना निर्माण कितने मिनट में होगी, पुनः पाठ योजना निर्माण हमारी 12 मिनट में। और पाठ योजना निर्माण के लिए कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। तो हमने इस प्रकार यहाँ पर 6 स्टेप देख लिए और ये सारे स्टेप हमें चक्रीय रूप में दिए गए। ठीक है, चक्रीय रूप को जरा एक बार देख लेते हैं। पाठ योजना निर्माण, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। बहुत आसान है ना, बिल्कुल आसान है। ज़रा हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जितने भी ये स्टेप हैं क्या इनमें से हम लोग ये देख सकते हैं कि प्रतिपुष्टि को शिक्षण से पहले कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या शिक्षण को पाठ योजना निर्माण के पहले कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हमारा फैक्ट है सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है। सूक्ष्म शिक्षण के जितने पद होते हैं एक निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करते हैं, इसलिए इसे अवश्रेणीय शिक्षण भी कहते हैं।